ऐसे नोड जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, है ना। तो ऐसे नोड सबसे पहले एट्रियम में आपका जो आयंस रहेगा इसको यहाँ पे आपका आयन जो है ये आपका हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपके सेल जो है ये डिपोलराइज हो गए। सेल अगर आपके डिपोलराइज होते हैं तो आपका एट्रियम के सारे सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे नोड का जो आपका स्टिमुलस है या इम्पल्स है ये आपका पहुंच जाएगा एवी नोड के पास में, जिसको अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, जो आपका एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, तो एवी नोड जो है ये कनेक्टेड होता है विद दी बंडल ऑफ हीस, और बंडल ऑफ हीस जो है ये आगे चल के आपके कन्वर्ट हो जाते हैं परकिंजे फाइबर्स में। तो इम्पल्स जो है ये आपका एवी नोड से लेकर आपका परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचता है और फाइनली पूरे वेंट्रिकल को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपका जो एसए एंड एवी नोड है ये दोनों आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे। बट इसके अलावा अपन ने बोला था कि हार्ट रेट की अगर अपन बात करते हैं तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। बट अगर आपका हार्ट रेट बढ़ता है या घटता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो हार्ट रेट अगर आपका बढ़ गया तो उस केस में उसको बोला जाएगा ट्रेचिकार्डिया, और अगर घट गया तो उसको बोला जाएगा ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, आपका जो ट्रेचिकार्डिया होता है ये ट्रेचिकार्डिया का कंडीशन तब आता है जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो या फिर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन घट गया हो। ट्रेचिकार्डिया मतलब यहाँ पे आपके हार्ट बीट जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गए। अगर हार्ट बीट अगर आपके बढ़ते हैं तो आपका जो कार्डियक आउटपुट है ये भी बढ़ जाएगा, बराबर। तो कार्डियक आउटपुट हमने कैसे निकाला था, कार्डियक आउटपुट का मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट, या फिर अपन उसको बोलते सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल। सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल का मतलब क्या, वेंट्रिकल एक साथ कितना ब्लड पंप कर सकता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो अमाउंट ऑफ ब्लड 70 ml वो पंप करता है हर बीट में, और एक मिनट में 72 बीट्स होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर तक आपका जो ब्लड है इसको पंप किया जाता है। यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ जी। हाँ सर। अब देखो कि आपके पास ये ग्राफ है, इसका हार्ट रेट को जनरेट करने के लिए हमें पहले डिपोलराइज करना पड़ेगा किसको, आपके कार्डियक सेल्स को। ठीक है, तो देखो पहला जो पोटेंशियल है ये होता है -70। -70 जो पोटेंशियल है इसको बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है ये आपका माइनस में होता है। जब ये आपका पहुंचता है कहाँ पे, आपके पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, तो आफ्टर 10 to 15, मतलब -70 है तो उसमें +15 या +10 अगर ऐड हो गया तो रेंज क्या है, +10 to +15। मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव की तरफ जाता है तो थ्रेशोल्ड पे अपन यहाँ पे अटेन कर लेंगे। थ्रेशोल्ड अगर आपका अटेन हो जाएगा तो उसके बाद में आपका जो एक्शन पोटेंशियल है उसको फायर किया जाता है, और एक्शन पोटेंशियल अगर फायर होता है तो एक साथ आपके सारे के सारे आयन सभी सेल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका पोटेंशियल पहुंच गया पॉजिटिव में, तो ये +50 +60 के बीच में पहुंच गया। और यहाँ पे अगर आपका पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जाता है तो आपका हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है। उसके बाद में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब तक आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल को निगेटिव की तरफ लेके नहीं जाते तब तक आपका जो हार्ट है ये रिलैक्स नहीं होगा। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अपन कम करेंगे, फिर से यहाँ पे अपन इसको निगेटिव की तरफ लेके आएंगे, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, फिर से आपका सेकेंड पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ग्राफ देखना है कौन सा, ब्लैक वाला। ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये आपका नॉर्मल ग्राफ है। ठीक है, ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये क्या है, आपका नॉर्मल ग्राफ है। तो ये
एक ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, इनके बीच में स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि आपका एक बीट को 0.8 सेकेंड लगते हैं, तो दूसरा बीट आपका 0.8 सेकेंड के बाद में ही स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो उस केस में 72 बीट्स पर मिनट ये आपका हार्ट रेट रहेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल डीपोलराइजेशन आपका पहले ही हो गया, डीपोलराइजेशन आपका पहले ही हो गया, पहले का मतलब क्या कि अपन यहाँ पे ये टाइम्स जो नॉर्मल टाइम स्पैन था वो खत्म होने के पहले ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट कर रहे, पहले ही अगर डीपोलराइजेशन स्टार्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आपका जो हार्ट बीट है ये जल्दी हो जाएगा। हार्ट बीट अगर जल्दी आ गया इसका मतलब हार्ट रेट आपका बढ़ गया। तो जो ग्राफ है जब ये लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो उस केस में हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ग्राफ जो है ये आपका राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया मतलब डीपोलराइजेशन को नॉर्मल टाइम से ये ज्यादा टाइम ले रहा है। और ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब क्या, आपका हार्ट बीट जो है ये थोड़ा सा देर के बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 1 मिनट में 72 बीट से कम बीट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? हाँ। तो दिस ग्राफ, ब्लू ग्राफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेडिकार्डिया and red graph is for the trachycardia। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ सर। आपका जो ऐसे नोड होता है जो सबसे पहले डिपोलराइजेशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है, ऐसे नोड जो सबसे पहले डिपोलराइजेशन करना स्टार्ट करता है, इसको दो तरीके के आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये एक्टिवेट करते हैं। एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन और दूसरा होता है आपका एसिटिलकोलिन। ठीक है, एसिटिलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दोनों का इफेक्ट जो है हार्ट रेट के ऊपर अलग अलग है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये ऐसे नोड के डिपोलराइजेशन को इंड्यूस करता है, इसलिए आपका जो हार्ट रेट है ये बढ़ जाता है। आपका ऐसे नोड जल्दी जल्दी क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तो आपका डिपोलराइजेशन पहले ही हो जाएगा। डिपोलराइजेशन अगर जल्दी होता है तो आपके बीट पहले होंगे, बीट पहले होंगे तो अपन बोले 1 मिनट में अभी 72 से भी ज्यादा बीट हो रहे हैं। समझ में आया क्या? हाँ। तो हार्ट रेट जो है इसको बढ़ाने के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अपन रास्ते से जा रहे हैं और अचानक अपने सामने एक आधा गाड़ी आ जाता, अपना ध्यान नहीं था, तो अपने हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्टली, अभी आपका हार्ट बीट जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट जो है ये बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जो है ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद में ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ऑटोनॉमिक होता है। ऑटोनॉमिक का मतलब आपको इंडिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी आप पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करो और उसके बाद में मेरा हार्ट रेट बढ़ाओ। अपन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जो है ये अपना नर्वस सिस्टम जो है सिचुएशन को देख के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है और खुद ही आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो हार्ट रेट को अगर बढ़ाना है आपको तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर अपन एसिटिलकोलिन की बात करते तो एसिटिलकोलिन जो है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कंपोनेंट है और ये आपके ऐसे नोड के एक्टिवेशन को स्लो करता है, उसके डीपोलराइजेशन को स्लो करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट जो है डिक्रीज होता है। ऐसे नोड आपका
थोड़ा सा देर से डीपोलराइज हो रहा है, क्योंकि एसिटिल कोलिन उसके डीपोलराइजेशन को स्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो ये आपका हार्ट रेट बढ़ाने के लिए नॉरएपिनेफ्रिन जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है, तो आपका जो एसिटिल कोलिन है ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस केस में आपका अगर CO2 जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, उल्टा है। ठीक है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, ठीक है, उसके बाद में आपका O2 जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका घट जाता है, तो उस केस में आपका जो ब्रेडिकार्डिया है ये वाला कंडीशन आएगा। और ये आपको 4 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए याद रखना है, और पक्का इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ सर। उसके सर, बाद में हाँ बोलो ना। इन केस पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएंगे ना सर? क्योंकि एसिटिल कोलिन जो है ना ये जब सिग्नलिंग करता है, तो जैसे अपन ने क्या बोला कि जो आपका एसए नोड है, ये एसए नोड के पास में तो ऑटोनॉमस एक्टिविटी थी। ऑटोनॉमस का मतलब क्या, कि वो खुद को डिपोलराइज कर रहा है, उसको किसी को भी सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मसल को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को एक वेट उठाना है, तो अपन जैसे वेट को हाथ लगाते, तो वेट को हाथ लगाने के बाद में अपन क्या करते, उसको उठाने की जब कोशिश करते, तो इसका मतलब अपन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, बराबर है क्या? हाँ सर। मतलब अपने सोचा ना कि मेरे को ये काम करना हम्म। है ना, तो अपन ने सोचा कि मेरे को ये काम करना है, तो उस केस में हम क्या करते कि हमें वेट उठाना है, तो हम ब्रेन को सिग्नल भेजते कि मेरे को वेट उठाना है। और उस केस में ब्रेन क्या करता है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, एसिटिल कोलिन को रिलीज करता है। कहाँ पे रिलीज करता है? आपके राइट हैंड में, क्योंकि आप राइट हैंड से वो वेट को उठा रहे। राइट हैंड में जब आपका एसिटिल कोलिन रिलीज होता है, तो एसिटिल कोलिन आपके मसल के साथ में बाइंड हो जाएगा। एसिटिल कोलिन मसल के साथ में बाइंड होने के बाद में एसिटिल कोलिन क्या करता है, आपके सोडियम आयन चैनल्स को ओपन करता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एंड फाइनली मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये अपन ने प्रोसेस इसके पहले पढ़ी है। ठीक है, तो मसल जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिल कोलिन। तो एसिटिल कोलिन वहां पे काम कर रहा है किसका, मसल सेल को एक्टिवेट करने का, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो एसिटिल कोलिन अपन रिलीज करते हैं एसए नोड के ऊपर, तो एसए नोड जो है ये एसिटिल कोलिन के प्रेजेंस में आपका स्लोली डिपोलराइज होता है। तो स्लोली डिपोलराइजेशन मतलब ग्राफ जो है आपका, ये नॉर्मल ग्राफ आपका राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, मतलब डिपोलराइजेशन लेट हो रहा है थोड़ा। डिपोलराइजेशन अगर थोड़ा लेट हो रहा है, तो एट्रियम थोड़ा लेट डिपोलराइज होगा। एट्रियम लेट डिपोलराइज होगा, तो वेंट्रिकल बाद में लेट डिपोलराइज होगा। तो इन दिस वे आपका जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अपन बोलेंगे कि पहले 1 मिनट में 72 बीट्स होते थे, अभी 72 से कम हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सर। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, ये ग्राफ सबको समझ में आया क्या? हाँ। अब एक तो बात है कि हमें ये ग्राफ से क्या समझ में आया, कि अगर आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब हार्ट मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो निगेटिव में हमारा पोटेंशियल है इसको हमें पॉजिटिव की तरफ लेके जाना पड़ता है, तभी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? तो आपको 60 के पास पास, मतलब पॉजिटिव में आपको मेम्ब्रेन का पोटेंशियल लेके जाना पड़ेगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब कार्डियक सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर अगर क्या है, कोई ना कोई ऐसे चैनल्स है जो क्या कर रहे हैं, बाहर से पॉजिटिव चार्ज को अंदर ला रहे, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल पहले नेगेटिव था
अब बिकॉज ऑफ सोडियम आयन ये आपका पॉजिटिव हो गया। वो सोडियम आयन हो सकता है, वो कैल्शियम आयन हो सकता है, वो कोई भी दूसरा आयन हो सकता है, बट मेनली प्रोसेस सोडियम के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है क्या? हाँ सर। अब देखो, जो भी आपके आयंस की हम बात कर रहे हैं कि जो आपके मेम्ब्रेन को डिपोलराइज करता है और मेम्ब्रेन डिपोलराइज होने के बाद में मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए आपके कौन से चैनल्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? तो मोस्टली सभी टाइप के सेल का डिपोलराइजेशन करने के लिए सोडियम आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सोडियम चैनल तो हमारे सेल के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। जैसे मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल की अपन बात करते, तो स्केलेटल मसल सेल जो है इसके ऊपर आपका सोडियम आयन चैनल होता है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिल कोलिन ये जो आपका सोडियम आयन चैनल है ये ओपन हो जाता है। बट इन केस ऑफ कार्डियक सेल, यहाँ पे अगर अपन डीपोलराइजेशन की बात करते तो डीपोलराइजेशन बहुत लंबे समय तक यहाँ पे, मतलब अगर अपन सिर्फ वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो कितना था रे वेंट्रिकल सिस्टोलिक टाइम कितना था? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है ये कितना लिखा था अपन ने? 0.3 वेंट्रिकल सेकंड, सिस्टोल टाइम 0.3 सेकंड 0.7 सेकेंड। हाँ सर, वेंट्रिकल 0.3 का लिखा था कॉन्ट्रैक्शन ना, 0.3 सेकंड। हाँ और एट्रियम जो है एट्रियम का 0.1 0.3। लिखा था, बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये देखो 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड तक आपका जो वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। 0.3 मतलब आप इसको पेपर में ऐसा भी लिख के आ सकता है 300 मिली सेकेंड, इसका मतलब 300 मिली सेकेंड भी होता है। ठीक है, अब देखो 0.3 सेकेंड तक अगर आपको वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में अगर रखना है तो इसका मतलब आपका मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में कब तक उतने टाइम तक कब रह सकता है? जब आप मेम्ब्रेन में सोडियम या पॉजिटिव चार्ज आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन जो है इसमें इसको पर्टिकुलर सिग्नल मिल गया, जैसे अपन स्केलेटल मसल का पढ़े हैं तो उसका ही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। आपका ये स्केलेटल मसल है, एसिटिल कोलिन जो है ये रिलीज कर रहा है मोटर न्यूरॉन, एसिटिल कोलिन रिलीज करने के बाद एसिटिल कोलिन बाइंड होता है चैनल के साथ, सोडियम चैनल ऑन, सोडियम चैनल ऑन तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था तो ये क्या करता था, जो भी आपका मोटर एंड प्लेट के बाहर आपके पास में सोडियम आयन चैनल है वो वोल्टेज गेटेड होते थे, उसको ये ओपन करता था। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन फिर से सेल के अंदर में बढ़ गया, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर में बढ़ने के बाद में ये फिर क्या करता था, आपका जो कैल्शियम आयन चैनल है इसको ओपन करता था। कैल्शियम आयन चैनल अगर ओपन हो गया तो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। बट कुछ देर के बाद में क्या होता था, कुछ देर के बाद में आपका जो कैल्शियम आयन है इसको अंदर भेजा जाता था फिर से। ठीक है, इसको अपन अंदर भेजते थे, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन कम। कैल्शियम क्यों अंदर भेजा? क्योंकि जो भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर में ज्यादा हुआ था उसको हम फिर से सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करते बाय यूजिंग सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो एटीपी की एनर्जी यूज करके 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन करता था। याद आ रहा है क्या? हाँ सर। ऐसे ही प्रोसेस पढ़ा था अपने। मतलब कोई भी जब प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है मसल कब तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा? जब तक कैल्शियम है। कैल्शियम कब तक रहेगा? जब तक सोडियम है। सोडियम कब तक रहेगा? जब तक ये सोडियम आयन चैनल ओपन है। ये सोडियम आयन चैनल कब तक ओपन रहेगा? जब तक आपका यहाँ पे एसिटिल कोलिन है। बट अगर अपन ने एसिटिल कोलिन को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो चैनल क्लोज हो जाएगा। चैनल क्लोज होगा तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा तो ये वाले चैनल क्लोज हो जाएंगे।
ये चैनल क्लोज हो जाएंगे तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन घटाने के लिए अपन ने ये वाले ट्रांसपोर्टर को ऑन किया, ये ट्रांसपोर्टर ऑन हो गया तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन घट गया। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन घट गया तो कैल्शियम जो था अब बाहर आना बंद हो गया, और बचा हुआ जो कैल्शियम है इसको अभी हम अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट करें। तो फाइनली सभी जो आपके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था वो अपन ने कम कर दिया, इसलिए मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अभी रिलैक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। बट ये मसल कितने देर तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? जब तक आप कैल्शियम को मेंटेन रखोगे। अगर कैल्शियम मेंटेन है तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन घट गया तो मसल रिलैक्स हो गया। तो वैसा ही केस होता है हार्ट का। अगर स्केलेटल मसल की अपन बात करते तो बहुत हो गया, मैक्सिमम वो आपका 0.1 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह सकता है, उससे ज्यादा देर तक वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रहता। और हमारा अगर कार्डियक सेल की अगर हम बात करते तो ये बहुत लंबे समय तक डीपोलराइज होता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है, स्केलेटल मसल जो है इसमें प्राइमरी आयंस थे आपके डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम, और सोडियम आयन जो है इतने लंबे समय तक मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करके नहीं रख सकते। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे देखो आपका जो येलो वाला जो ग्राफ है ये सोडियम आयन का है, दिख रहा है क्या? ये हाँ जो सर। येलो ग्राफ है ये हाँ सर। किसका है? सोडियम आयन का है ना? और सोडियम आयन के चैनल्स इनिशियली ऑन होते हैं, बट वो आपके 0.05 सेकेंड के बाद क्या हो जाएंगे? आपके क्लोज हो जाएंगे और आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना ये आपका अगर ये आपका 0.05 होगा, ये आपका 0.01 है, ठीक है, तो ये आपका 0.015 है। तो 0.05 के बाद में आपका जो सोडियम आयन चैनल है ये बंद हो जाएगा और आपका जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है घटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 0.1 सेकेंड तक आपका जो सोडियम है इसका कॉन्सेंट्रेशन सेल से कम हो जाता है। मतलब मेम्ब्रेन अभी आपका 0.1 सेकेंड से ऊपर डिपोलराइज नहीं रह सकता। तो अगर अपन स्केलेटल मसल की बात करते तो वहां पे मेन आयन होता है आपका सोडियम आयन, ठीक है। मेन आयन कौन सा होता है? सोडियम आयन। और सोडियम आयन जो है ये लेस देन 0.1 सेकेंड तक ही आपके सेल में रहता है, और इसीलिए स्केलेटल मसल 0.1 सेकेंड से ज्यादा डिपोलराइज नहीं रह सकती। बट इन केस ऑफ कार्डियक सेल जो है इसका डिपोलराइजेशन 0.3 सेकेंड तक रहता है। 0.3 सेकेंड तक क्यों रहता है? क्योंकि मेम्ब्रेन उतना टाइम तक डिपोलराइज है। मेम्ब्रेन उतने टाइम तक डिपोलराइज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोडियम आयन चैनल्स डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, यहाँ पे आपका कैल्शियम आयन चैनल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डिपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मसल सेल के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका सोडियम आयन का ग्राफ, और जैसे ही सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम आयन चैनल अगर ओपन हो गए तो कैल्शियम आयन फिर क्या करेगा? अपने डिपोलराइजेशन को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो मेम्ब्रेन आपका यहाँ से यहाँ तक मतलब 0.3 सेकेंड तक डिपोलराइज होती है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आई क्या? ये बताओ पहले, नहीं तो अलग तरीके से समझा के दे। एक बार बताओ सर। देखो ये कार्डियक सेल है, और कार्डियक सेल के ऊपर ये दो चैनल्स, एक है कैल्शियम आयन चैनल
और एक है आपका सोडियम आयन चैनल। नॉर्मली सभी सेल्स के ऊपर सोडियम आयन चैनल सी आपके मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसे ही कार्डियक सेल में भी सोडियम आयन जो है ये डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बट होता क्या है कि ये जो सोडियम आयन है ये सेल के अंदर में इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए यहाँ पे आपका काम करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस, जो एटीपी की एनर्जी को यूज करता है, ठीक है क्या। हाँ सर। तो ये टाइम ऑफ सोडियम आयन डिपोलराइजेशन कितना होता है, लेस देन 0.1 सेकेंड, ठीक है, लेस देन 0.1 सेकेंड। बट कार्डियक सेल जो है ये कितने देर तक डिपोलराइज रह सकता है, 0.3 सेकेंड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सोडियम आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ गया, ठीक है, तो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। ये सोडियम आयन कैल्शियम आयन चैनल को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। कैल्शियम आयन चैनल को ये अगर इंड्यूस करता है तो कैल्शियम आयन आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सोडियम एक्टिवेट करेगा ये कैल्शियम आयन चैनल्स को और उसके बाद में फिर आपका जो कैल्शियम आयन है ये अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो, ठीक है। और कैल्शियम आयन जो है ये चैनल्स आपके लंबे समय तक ओपन रहते हैं। तो इसलिए आपका कैल्शियम आयन जब तक मेंटेन है तब तक एक्शन पोटेंशियल मेंटेन है। तो कैल्शियम आयन की वजह से ही आपका एक्शन पोटेंशियल 0.3 सेकेंड तक मेंटेन रहता है, ठीक है। ठीक है क्या, हाँ सर। के ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अब बात करते अपन वेस्कुलर सिस्टम की। तो अगर हम वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो इसको अपन पढ़ते कहाँ से, आपके एओर्टा से। तो एओर्टा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हार्ट जो है इससे आपका एओर्टा बाहर निकलता है जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। तो हार्ट के बाद में आपका ये एओर्टा, एओर्टा से बनती है आर्टरी, आर्टरी फिर से आपकी डिवाइड होगी तो बनेगा आर्टरियोल। आर्टरियोल जो है ये अगर आपका डिवाइड होता है तो बनेंगे कैपिलरीज, और कैपिलरीज जो है ये आपकी अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है तो उसको बोला जाता है वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स जो है ये फाइनली वेन में कन्वर्ट होता है और वेन आपका फिर से वापस आ जाता है आपके हार्ट के पास। चलो ठीक है कि यहाँ तक। हाँ सर। मतलब एक साइकिल है, हार्ट से आपके वेस्कुलर सिस्टम निकल रहे, पहले आपका एक बड़ा पाइप, उसको वो पाइप को अपन ने छोटे पाइप में डिवाइड कर दिया, आर्टरी बन गया। आर्टरी को फिर से अपन ने ब्रांचेस बना दिया, आर्टेरियोल बन गया। आर्टेरियोल को बहुत ही ज्यादा अभी ब्रांचेस बना दिए, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसको अपन ने कैपिलरीज बोला। कैपिलरीज जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो भी आपके मैटर है इसका एक्सचेंज होता है। तो गैस, न्यूट्रिएंट जो भी आपको एक्सचेंज करना है वो कैपिलरी नेटवर्क पे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद में
टिश्यू से हम वेस्ट या फिर CO2 लेते हैं, और कैपिलरी नेटवर्क जो है ये आपका टिश्यू को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये सब होने के बाद में आपका कैपिलरी जो है ये फिर से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होके एक वेसल बनाता है जिसको बुलाता है वेन्यूल। ठीक है, और ये वेन्यूल जो है, ये नंबर ऑफ वेन्यूल एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं तो बनता है और एक आपका बड़ा वेस्कुलर सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं वेन। ठीक है, तो बड़ा वेसल अगर बन गया तो यहाँ पे इसको बोलेंगे वेन, और वेन फिर आपका ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स दी हार्ट। तो ये देखो, ये आर्टरी से यहाँ पे स्टार्ट किया है, लार्ज आर्टरी कॉल्ड एज एवोर्टा। उसके बाद में ये आर्टरी का कन्वर्शन आर्टरी ओल में किया अपन ने। ठीक है, आर्टर आर्टरी ओल जो है ये आपके फिर कन्वर्ट हो गए किसमें, कैपिलरीज में। कैपिलरी में आपका न्यूट्रिएंट का गैस का एक्सचेंज चलेगा, और उसके बाद में फिर कैपिलरी का कन्वर्शन हो जाएगा वेन्यूल्स वेन में। ठीक है, हाँ सर। सरफेस एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है कैपिलरी नेटवर्क का, उसके बाद में वेन्यूल्स का, और उसके बाद बाकी जो है उसका सेमी होता है। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कैपिलरीज, और उसके बाद वेन्यूल्स, और उसके बाद में आपके बाकी के स्ट्रक्चर जिनका कॉमन सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो कैपिलरी का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ही आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको गैस न्यूट्रिएंट वेस्ट एक्सचेंज करना है वो अपन कैपिलरी नेटवर्क पे ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होना चाहिए, जहां से वो निकलता है। तो वेंट्रिकल जो है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ में एओर्टा में भेजा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है एओर्टा का। एओर्टा जैसे ही आपका डिवाइड हो जाता है टू आर्टरी में, तो आर्टरी में जब वो डिवाइड होगा तो प्रेशर भी आपका दो आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा, तो प्रेशर थोड़ा सा घट जाएगा। प्रेशर घटने के बाद में फिर से आर्टरी को आर्टरियोल में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो प्रेशर और ज्यादा घट जाएगा क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा ब्रांचेस आ गए। आर्टरियोल जब कैपिलरी में कन्वर्ट होगा तो इसका तो प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस बन गए। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। अब देखो, एक एग्जांपल लेते अपन, ये ऐसे ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, बराबर। अब जितना पॉसिबल है उतना ब्रांचेस अपन ने निकाले, बट इससे भी ज्यादा ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का आपका ब्रांच बन गया। अब आप इसको अगर लोगे तो ये आपका एओर्टा है, उसके बाद में आर्टरी, आर्टरियोल, एंड देन कैपिलरीज। ठीक है, प्रेशर आपका कम हो रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस बन गए, बराबर। और ब्रांचेस बनने के बाद प्रेशर आपका घट गया। आप फिर से अगर ब्रांचेस को अगर एक साथ जोड़ भी दोगे तो भी आपका अभी जो प्रेशर है वो बढ़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। आपका प्रेशर एक हाँ बार सर। घट गया तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। बट आप अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रेशर आपका वेन्यूल्स के बाद में बढ़ता जा रहा है और वेन्स में सबसे ज्यादा प्रेशर। तो ये प्रेशर क्यों बढ़ा, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? ये तभी बढ़ता है जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो ब्लड प्रेशर है इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। और हाँ ये सर। जो आगे वाला है कैपिलरी के पहले वाला, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्रेशर को? हाँ। हार्ट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब देखो, ये अपन पढ़ेंगे कि
आपका स्केलेटल मसल प्रेशर को कैसे बढ़ाता है? वेलोसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो वेलोसिटी सबसे पहले ज्यादा रहेगा, क्योंकि अपने वहां से हार्ट से आपने ब्लड को पंप किया, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी पूरा आपका घट जाएगा, बराबर। चाहे वो कैपिलरी हो, वेन्स हो या फिर वेन्यूल्स हो, आपका जो ब्लड जो आपका वेलोसिटी है ये पूरा का पूरा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, एक एक यहाँ पे ग्राफ जो है ना, इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं बताया है ब्लड प्रेशर में। ये जो अपन ने ग्राफ एक्सप्लेन किया है वेलोसिटी का है ये, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना आपको, ये ब्लू वाला ब्लड प्रेशर का है। तो ब्लड प्रेशर जो है ये आपका कैपिलरी नेटवर्क के बाद में बढ़ता है, और उसको भी कंट्रीब्यूट कौन करता है? आपका स्केलेटल मसल। बट एज कंपेयर विद, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी का एकदम स्टार्टिंग और एंड में वेलोसिटी जो है इसका जो ग्राफ है ये एक जैसे दिया है, उतना आपका ब्लड प्रेशर वहां पे कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ब्लड प्रेशर स्केलेटल मसल क्यों कंट्रीब्यूट करता है आपके वेन्यूज के बाद में? क्योंकि उसको आपको हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे हार्ट से ब्लड अगर आपका कहाँ पे आ जाता है, फुट की तरफ आता है, तो उसको आपको वापस हार्ट की तरफ अगर भेजना है तो उसके लिए